आज अपन बात करते हैं फ्लक्स के बारे में। बेसिकली फ्लक्स क्या होता है? देखिए, फ्लक्स इज बेसिकली काउंट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। जैसे अपन ने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह के बारे में। तो फ्लक्स होता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक पर्टिकुलर एरिया को, कितनी लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करके जा रही हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं बोलूं फ्लक्स क्या, कि फ्लक्स इज बेसिकली काउंट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो यार देखिए, यहां पर एरिया के बारे में बात हो रही है, तो हम सबसे पहले फ्लक्स को और डिटेल में पढ़ने से पहले एरिया के बारे में बात करते हैं कि एरिया क्या है। इसके बारे में लिखिए, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी? एरिया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी डिफाइन होनी चाहिए, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, फॉर ओपन सरफेस consider one perpendicular direction is area vector direction अगर ओपन सरफेस है तो किसी एक डायरेक्शन को आप किसी भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन को, या तो आउटवर्ड इनवर्ड जो भी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन को एज ए एरिया वेक्टर डायरेक्शन मान सकते हैं and stick to it to the whole problem। मतलब जैसे सपोज करिए कि मैंने आपको एक एरिया दे दिया, ठीक है, दिस इज एरिया। अब मैं बोल रहा हूं कि दिस इज स्क्वायर ऑफ साइड ए, तो एरिया वेक्टर इज ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया। ठीक है, अगर आपने ऊपर की डायरेक्शन को इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बोला है तो ए स्क्वायर के इज एरिया वेक्टर डायरेक्शन। आप चाहे तो डाउनवर्ड भी इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन एक बार जो आपने डायरेक्शन ले ली, फिर पूरी प्रॉब्लम में उसी एक डायरेक्शन पे स्टिक रहकर आपको पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ऐसा नहीं कि आधी प्रॉब्लम में तो हम के को, आउटवर्ड नॉर्मल को एज ए एरिया वेक्टर डायरेक्शन ले लें और बाद में मालूम पड़ा कि आधी प्रॉब्लम के बाद डाउनवर्ड ले लिया, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन। तो एक बार कंसिडर करिए, उसके बाद पूरी प्रॉब्लम को उसी से सॉल्व करिए। मीन्स इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दैट मीन्स इफ ओपन सरफेस कंसिडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन एंड स्टिक टू इट टू द होल प्रॉब्लम। और अगर सरफेस क्लोज हो तो बात करते हैं। देखिए, इसको लिखिए पहले, if surface is closed, consider outward normal is area vector डायरेक्शन। कैसे? This is sphere, area vector direction is दिस इज एरिया वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। और इफ
क्यूब हो आपके पास, और बैक साइड का उधर परपेंडिकुलर, दिस इज एरिया वेक्टर डायरेक्शन। वैसे आप इनवर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम अपन प्रॉब्लम में आउटवर्ड नॉर्मल को ही क्या लेते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। इसलिए अपन ऐसे बोल देते हैं कि अगर क्लोज सरफेस हो तो आउटवर्ड नॉर्मल एज ए एरिया वेक्टर डायरेक्शन। ठीक है, इसको लिखिए, फिर अपन उसके बाद आगे फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। फ्लक्स, अपन ने क्या बोला कि व्हाट इज फ्लक्स? इट इज बेसिकली काउंट नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू एंड area, and it is defined as E vector dot dA vector is equal to 5। ठीक है, यूनिट क्या हो गई इसकी? इसकी हो गई अपने पास F इक्वल टू QE, यानी या फिर वोल्ट अपॉन मीटर, और ये हो गया अपने पास मीटर स्क्वायर, तो यानी ये 5 हो गया वोल्ट मीटर। ठीक है, और इसके और यूनिट क्या लिख सकते हैं 5 की? जैसे F इक्वल टू QE होता है न्यूटन पर कूलम इज E, एंड तो इसकी यूनिट एक और होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज 5। इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम कर लेते हैं अपन यहीं पे। रेडियस दे रखी है इसकी R। अब देखिए E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू DA वेक्टर। क्यों? क्योंकि DA वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, या तो बाहर या फिर अंदर की तरफ। ठीक है, तो आपके E वेक्टर और DA वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया इज 0। क्लियर है बात?
जितना फ्लक्स अंदर एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है। दैट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं क्या कि अगर मैं कोई भी एक डायरेक्शन कंसीडर कर लूं, कैसे कि इन अंदर आने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव और बाहर जाने वाले फ्लक्स को नेगेटिव, या बाहर जाने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव और अंदर आने वाले फ्लक्स को नेगेटिव, तो मेरे एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फाई नेट थ्रू क्यूब इज 0, क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है। ठीक है, तो फाई नेट इज 0 थ्रू क्यूब। ठीक है, अगर मैं बोलूं इस सरफेस से कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है इज ई स्क्वायर, इससे कितना निकल रहा है बाहर इज ई स्क्वायर, बट वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव, सो फाई नेट इज 0। इसको लिख लीजिए। एक और एग्जांपल लें अगर इसी पे बेस क्यूब पे, तो देखिए कैसे। Electric field lines, E is given as E naught x I cap। ठीक है, साइड मान लेते हैं क्यूब की कितनी है A, तो नेट फ्लक्स फाई नेट। अब देखिए यहां पे एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, परपेंडिकुलर, तो यहां से कोई फ्लक्स निकलेगा ही नहीं। एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, क्योंकि हमने आउटवर्ड नॉर्मल को क्या माना है एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन। यहां पे एरिया वेक्टर इधर और ई भी इधर, यहां पे एरिया वेक्टर बाहर और ई इनसाइड। तो देखिए इस सरफेस से फाई 1 कितना आएगा, x इक्वल टू 0, तो E इज इक्वल टू 0, तो ई ए इज इक्वल टू 0 a स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 0। यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है इस साइड से, फाई 2 इज इक्वल टू ई नॉट एक्स है, तो ए पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नॉट है, तो ई नॉट ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट ए क्यूब। तो फाई नेट इज फाई 2 माइनस फाई 1, तो फाई 2 इज E naught a cube minus 0 is equal to E naught a cube। क्लियर है बात?
क्या है? एक्चुअल में इट इज ए जनरलाइजेशन ऑफ प्लेन एंगल, इट्स ए जनरलाइजेशन ऑफ प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, फ्लक्स के क्वेश्चंस को इजी करने के लिए बनाया गया है अपन ने, ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे अपन प्लेन एंगल के बारे में बात करें तो ये एंगल जो आर के, दिस आर सस्टेन एन एंगल थीटा एट पॉइंट O, दिस लेंथ L, रेडियस R, तो थीटा इक्वल टू L बाय R, दिस इज प्लेन एंगल। बट अगर मैं बात करूं सॉलिड एंगल की, प्लेन एंगल कंसिडर लेंथ कंसिडर कर रहा है, लेकिन सॉलिड एंगल कंसिडर एरिया। मींस कि जैसे अगर मान लो मैं बात करूं कि ये एक एरिया था, ठीक है ना, इस एरिया के हर पॉइंट को मैंने इस लाइन से मिला दिया, इस पॉइंट O से मिला दिया। जैसे आपने देखा होगा कि जो सॉफ्टी का कोन होता है अपना, सॉफ्टी के कोन का जो ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको देखो, अगर वो वहां पर एक प्लेट रख दें तो वो बंद हो जाएगा, एक सॉलिड कोन बन जाएगा। तो उस कोन की मींस इस सॉलिड स्ट्रक्चर की के हर पॉइंट को मैंने इस O पॉइंट से मिला दिया, तो जो यहां पर एंगल बनेगा, दिस एंगल इज सॉलिड एंगल। और 3D एंगल, ठीक है, और इसको अपन 2D एंगल भी बोलते हैं, प्लेन एंगल को। तो प्लेन एंगल तो लेंथ कंसीडर करता है, जबकि सॉलिड एंगल यहां पर क्या कंसीडर कर रहा है? एरिया। एंड इट इज डिफाइंड एज, अगर ये डिस्टेंस R है और ये एरिया बहुत छोटा है, तो मैं यहां से लेकर यहां तक की सबकी रेडियस क्या मान सकता हूं? सेम। तो सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज DA अपॉन R स्क्वायर, DA अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब अगर अपन बात करें क्या कि अगर एरिया ऐसे ना होकर कोन नहीं बना रहा होता और कोई और स्ट्रक्चर होती, देखिए कैसे। दिस इज R और स्मॉल एरिया DA, तो अगर बात करें तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा? DA इज दिस। तो अब इसका सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन होगा? इट इज डिफाइंड एज, ये जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, DA परपेंडिकुलर, दिस इज सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज ओम इज इक्वल टू DA परपेंडिकुलर अपॉन R स्क्वायर। मीन्स एरिया का वो कंपोनेंट जो R के अलोंग है इज डिफाइंड एज सॉलिड एंगल। मीन्स कि जो एरिया का कंपोनेंट R के अलोंग आ रहा है वही अपना सॉलिड एंगल डिफाइन करेगा, और ये सॉलिड एंगल होगा इस टाइप से। क्लियर है बात? अगर मान लीजिए कि मैं इसी जगह, इसमें R की जगह यहां पर एक ऐसी स्ट्रक्चर रख लेता, तो बोथ हैव सेम सॉलिड एंगल, दोनों का सॉलिड एंगल सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इन सबको अगर मैं इस पॉइंट पे मिलाऊं तो जो बनने वाला एंगल है वो तो यही बनेगा, ठीक है। तो दोनों का सॉलिड एंगल सेम। तो अगर अपन बात करें कि सॉलिड एंगल कैसे कैलकुलेट करें, तो अगर मैं स्फेयर का सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना चाहता हूं तो देखिए स्फेयर का सॉलिड एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड,
अगर मैं यहाँ पर छोटा सा एरिया ले लूं उसका, इधर छोटा सा एरिया ले लूं उसका, तो टोटल सॉलिड एंगल क्या बनेगा? सॉलिड एंगल इज DA अपॉन R स्क्वायर, रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। तो देखिए अगर मैं ऐसे छोटे छोटे DA और सबका सॉलिड एंगल कैलकुलेट करता जाऊं, इसका सॉलिड एंगल कैलकुलेट करूं, फिर इधर से सॉलिड एंगल कैलकुलेट करूं, तो अगर मैं सारे सॉलिड एंगल कैलकुलेट करता जाऊं तो मेरा टोटल सॉलिड एंगल कितना आएगा? ओम 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई। दैट मीन्स सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर इज 4 पाई। अगर मान लीजिए कि मैंने इसी जगह एक क्यूब ले लिया होता, तो इस क्यूब को मैं ऐसे मान सकता हूं, क्योंकि हमें पता है कि दो स्ट्रक्चर अगर सेम पॉइंट पर, अगर उनके पेरीफेरी से और उनके सरकमफेरेंस से एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, तो दोनों का सॉलिड एंगल क्या होता है? सेम। जैसे मान लीजिए इस एक ए स्ट्रक्चर ले ली, एक ए स्ट्रक्चर ले ली, ये भी यहां पर पॉइंट मिल रहा है और ये भी यहां पर मिल रहा है, तो दोनों का सॉलिड एंगल क्या होता है? सेम। इन दोनों स्ट्रक्चर का सॉलिड एंगल क्या होगा? सेम। सेम उसी तरह से अगर मैंने मान लीजिए इससे पास होने वाला एक स्फीयर बना दिया, तो इस स्फीयर का सॉलिड एंगल और इस क्यूब का सॉलिड एंगल, दोनों का, क्यूब और ये स्फीयर, दोनों का सॉलिड एंगल क्या होगा? सेम। यानी इसका सॉलिड एंगल भी कितना होगा? 4 पाई। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एक नोट डाल के क्या, कि सॉलिड एंगल फॉर एनी क्लोज सरफेस, सॉलिड एंगल ऑफ एनी क्लोज सरफेस at an interior point of the body is 4 pi। मीन्स किसी भी बॉडी का उसके अंदर सॉलिड एंगल, उसके अंदर किसी पॉइंट पर अगर मैं सॉलिड एंगल देखना चाहूं तो वो सॉलिड एंगल कितना आएगा? 4 पाई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। Relation between solid angle and plane angle। देखिए कैसे, मान लीजिए कि मुझे एक कोन टाइप स्ट्रक्चर है, इसका सॉलिड एंगल निकालना है। ठीक है, एट एन इंटीरियर पॉइंट दिस, मुझे पता है कि मैं इस स्ट्रक्चर का सॉलिड एंगल निकालूं या यहां से पास होने वाले इस स्फीयर के पार्ट का सॉलिड एंगल निकालूं। क्या सेम बात है? क्योंकि दोनों का सॉलिड एंगल सेम आएगा। स्फेरिकल पार्ट और इस डिस्टेंस को अपन ने क्या मान लिया? पूरे को रेडियस r। प्लेन एंगल आपको दे रखा है यहां पर फाई। तो देखिए कैसे स्फीयर को कैसे तोड़ते हैं।
स्क्वायर को तोड़ने का तरीका, थीटा पे जाकर डी थीटा, थीटा पे जाकर थीटा पे जाकर डी थीटा अपन ने लिया। देखिए ऐसे थीटा पे जाकर डी थीटा। इस डी थीटा को अगर अपन बात करें क्या कि इस डी थीटा के बारे में बात करें तो ये यहां पर क्या काटेगा, एक रिंग। दिस रिंग इज आर डी थीटा। तो इस रिंग का जो एरिया आएगा वो एरिया कितना आएगा, छोटा सा एरिया डी ए इज 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा। देखिए ऐसे रिंग कटी है। विड्थ कितनी, आर डी थीटा, ठीक है। और रेडियस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है आर, ये एंगल कितना थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है आर, ये एंगल है थीटा। तो दिस रेडियस इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो सरकमफेरेंस कितना हो गया, 2 पाई आर साइन थीटा। और एरिया, जो ये एरिया है, ये एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया डी ए। छोटा सा सॉलिड एंगल डी ओम इज डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना आया, 2 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ गया, साइन थीटा डी थीटा। और कंप्लीट सॉलिड एंगल इंटीग्रेशन ओम 2 पाई साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई। तो ओम आया अपने पास 2 पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस कॉस 0 1 1 माइनस कॉस पाई। This is the relation between solid angle and plane angle. ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह फ्लक्स कैलकुलेट करने में। 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। इसको लिख लीजिए। देखिए किसी भी क्लोज सरफेस का सॉलिड एंगल कितना आता है, 4 पाई। तो अगर मैं बोलूं क्या
4 पाई सॉलिड एंगल में कितना एरिया आया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ओम सॉलिड एंगल में कितना आएगा? ओम आर स्क्वायर। यही है, इसी चीज के लिए अपन सॉलिड एंगल सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे 1 रुपए में 2 आम तो 2 रुपए में 4 आम वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है ये, कि 1 रुपए में अगर कोई चीज इतनी आ रही है तो 2 रुपए में बताओ कितनी आएगी, डायरेक्ट ऐसे। सुनिए, देखिए कैसे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैं आपसे बोलूं कि ये क्लोज सरफेस है, इसमें क्यू चार्ज रख दिया, तो देखिए इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी निकलेंगी। कितनी लाइन्स क्रॉस करके जा रही हैं, काउंट करें। फ्लक्स कितना जा रहा है, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो अगर बोले ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, दिस इज फाई इज इक्वल टू, तो फाई इज इक्वल टू ई और डी ए के बीच में एंगल 0। देखिए एरिया वेक्टर भी इधर और ई वेक्टर भी इधर, तो ई ए कॉस 0। ई कितना? आर डिस्टेंस पर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एरिया कितना इस आर का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आपको ऐसी सरफेस दे दूं कि क्यू रखा है सेंटर पे, अगर मैं आपको इस टाइप की सरफेस दे दूं, कोई भी रैंडम स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्यू रख दिया, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स फाई इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इससे निकलने वाला फ्लक्स फाई इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कि फॉर एनी क्लोज सरफेस, अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी को अपन यूनिटरी मेथड की तरह यूज करेंगे। देखिए कैसे, कि अगर मैं मान लीजिए आपसे बोलूं क्या कि एक डिस्क है, रेडियस आर, एक्स डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रखा है, तो इससे पास होने वाली लाइंस, यानी इससे पास होने वाला फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। फाई थ्रू डिस्क। तो देखिए, हमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन पता है क्या, कि ओम इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई। यहां पे फाई की वैल्यू कितनी है? देखिए ये फाई, एक्सटीरियर पॉइंट से यहां पर मिला दें तो ये जो एंगल बनेगा फाई, वो कितना बनेगा? फाई। तो कॉस फाई अपने पास कितना आया? प्लेन एंगल कितना? कॉस फाई। दिस इज एक्स, दिस इज आर, तो कॉस फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा हूं? 4 पाई सॉलिड एंगल से, यानी क्लोज सरफेस से, 4 पाई मीन्स क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे कितना चार्ज रखा हुआ है? क्यू। तो अगर ये क्लोज सरफेस होती तो कितना फ्लक्स पास होता? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओम से पास होने वाला क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ओम। अब ओम यानी सॉलिड एंगल कितना है इसका? देखिए कितना, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई, क्या 4 पाई सॉलिड एंगल से पास होने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ओम सॉलिड एंगल से पास होने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ओम। तो कितना फ्लक्स आया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई, और ओम की वैल्यू 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई। तो ये कैंसिल हुआ, 2 कितना आया? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस फाई। प्लेन एंगल कितना था? फाई। कॉस फाई की वैल्यू कितनी आई? एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात?
देखिए अगर इसी को अपन इंटीग्रेशन से करते तो ये काफी बड़ा होता, लेकिन सॉलिड एंगल की हेल्प से ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया। तो यही इंपॉर्टेंस ही है सॉलिड एंगल की कि उससे कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है।